ईवीएम घोटाला, लोकतंत्र का हत्यारा ईवीएम। ईवीएम मशीन को भारत में क्यों लाया गया? जब 80 के दशक में सारे यूरोप में ईवीएम मशीन पर प्रतिबंध लगाया, अमेरिका और जापान ने भी ईवीएम मशीन पर प्रतिबंध लगाया, तब इंदिरा गांधी ने 1982 में इस प्रतिबंध लगाई हुई मशीन को भारत में लाने का निर्णय किया। इंदिरा गांधी ने 1982 में ईवीएम मशीन को भारत में लाने का निर्णय क्यों किया? 1982 में कांशीराम जी का प्रादुर्भाव हो गया था और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ऐसे नारे सारे देश भर में लग रहे थे। उस समय 1982 में इंदिरा गांधी ने ईवीएम मशीन लाने का निर्णय ये सोचकर किया कि हम ब्राह्मण लोग 3.5% हैं। ईमानदारी से हम ब्राह्मण लोग कभी चुनाव जीतते नहीं हैं। भविष्य में तो ये खतरा और पैदा होगा। इसलिए अगर भविष्य में चुनाव जीतना है तो जिस मशीन पर यूरोप में पाबंदी लगाई है वह मशीन हम ब्राह्मणों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। ये ईवीएम मशीन जो बदमाश मशीन है, ये ईवीएम मशीन हम ब्राह्मणों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मशीन है। यह सोचकर इंदिरा गांधी ने 1982 में ईवीएम मशीन को भारत में लाने का फैसला किया। इसलिए ईवीएम मशीन के बारे में इंदिरा गांधी को सारी टेक्निकल जानकारी थी। ईवीएम मुद्दे पर कांग्रेस और आरएसएस का आपसी समझौता। सन 2009 में कांग्रेस ने सारे देश भर में लोकसभा चुनाव में ईवीएम मशीन का उपयोग किया और कांग्रेस ने ईवीएम मशीन के माध्यम से घोटाला किया। ये घोटाला कैसे करना है ये केवल कांग्रेस को ही मालूम था। सन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, मगर अटल बिहारी वाजपेयी को ईवीएम मशीन में घोटाले के बारे में मालूम नहीं था। ईवीएम मशीन को भारत में लाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था। इसलिए ईवीएम मशीन में घोटाले के बारे में इंदिरा गांधी को मालूम था। 2004 में कांग्रेस ने ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव जीता। 2009 में भी कांग्रेस ने ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव जीता। 2004 और 2009 में कांग्रेस द्वारा ईवीएम मशीन में घोटाला करके लोकसभा चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके दस्तावेजी सबूत इकट्ठा किए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके दस्तावेजी सबूत इकट्ठा करके इसे सुप्रीम कोर्ट में लेकर गया। ईवीएम मशीन में घोटाला कैसे करना है कांग्रेस को सब मालूम है। वैसे बीजेपी को ईवीएम मशीन में घोटाले के बारे में मालूम नहीं था, मगर 2004 और 2009 में कांग्रेस के द्वारा ईवीएम मशीन में घोटाला करके लोकसभा चुनाव जीतने का सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने आरएसएस को दे दिया, जिसके कारण आरएसएस और बीजेपी को भी मालूम हो गया कि ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव जीता गया है। इसके बाद कांग्रेस ने आरएसएस के साथ संपर्क किया और आरएसएस के साथ गुप्त समझौता किया। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को नोटिस जारी किया तो कांग्रेस में हड़कंप मच गया। कांग्रेस को लगा कि अब कैसे बचा जाए। इसीलिए कांग्रेस ने सबसे पहले सोचा कि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जज को मैनेज करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला सुना दिया तो खतरा बहुत बढ़ जाएगा और इस कारण 2004 और 2009 का लोकसभा चुनाव असंवैधानिक घोषित हो जाएगा। अगर 2004 और 2009 का लोकसभा चुनाव असंवैधानिक घोषित हो गया तो 2004 व 2009 में जितने भी निर्णय लिए गए हैं वह सारे के सारे निर्णय भी असंवैधानिक घोषित हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस ने सोचा कि सबसे पहले क्या करना होगा। कांग्रेस ने फौरी तौर पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों को मैनेज करने का गुप्त प्लान बनाया। मैं आपको बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ। मेरे पास सबूत हैं कि उन्होंने कौन कौन से जजों को मैनेज किया। मुझे जजों के नाम के साथ मालूम है और मेरे पास इसके सबूत ही हैं। इसके बाद कांग्रेस ने सोचा कि केवल जजों को मैनेज करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2004 में कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था और 2009 में लालकृष्ण आडवाणी को हराया था। अटल बिहारी वाजपेयी तो रिटायर हो गया है, मगर लालकृष्ण आडवाणी रिटायर होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आडवाणी को ये ईवीएम मशीन में घोटाले के बारे में मालूम हो गया तो वह सारे देश में इसके खिलाफ रथ यात्रा करने निकल पड़ेगा। अगर आडवाणी ने सारे देश में रथ यात्रा निकाली तो सारे देश में इतना हंगामा होगा कि जिला लेवल पर कांग्रेस कमेटियों के जो दफ्तर हैं उसमें आग लगने की संभावना है। इससे भयंकर मामला खड़ा हो जाएगा। इसलिए सोनिया गांधी और कांग्रेस ने निर्णय किया कि इससे भयंकर मामला होने वाला है, इसलिए इसे रोकना होगा। सोनिया गांधी और कांग्रेस ने सोचा कि लालकृष्ण आडवाणी को कौन रोक सकता है? क्या सुषमा स्वराज रोक सकती हैं? बिल्कुल नहीं।
क्यों? क्योंकि सुषमा स्वराज और अरुण जेटली तो आडवाणी के चेले हैं, इसलिए चले नेता को कैसे रोकेंगे। इसलिए कांग्रेस को लगा कि ये आडवाणी को नहीं रोक सकते हैं, मगर आडवाणी को किसी भी हालत में रोकना होगा। इसलिए कांग्रेस ने आरएसएस से संपर्क किया। कांग्रेस ने सोचा कि एक ही शक्ति आडवाणी को रोक सकती है और दूसरी कोई भी शक्ति आडवाणी को भारत में नहीं रोक सकती, और इस शक्ति का नाम है आरएसएस। इसलिए कांग्रेस ने आरएसएस से संपर्क किया और आरएसएस को कहा कि आपके पास डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सारे दस्तावेजी सबूत दिए हैं कि हमने कैसे 2004 और 2009 में ईवीएम मशीन में घोटाला करके लोकसभा चुनाव जीता, और आप लोगों ने वह सारे दस्तावेज देख लिए हैं। इसलिए अब आपसे क्या छुपाना है, अब तो आपको सब कुछ मालूम ही हो गया है। जब तक हम सोच रहे थे कि छुपा है तो छुपा है, ठीक है, मगर जब आपको सब मालूम हो ही गया है तो और बंद मुट्ठी खुल गई है। इसलिए अब आपको हम बताते हैं कि हमने 2004 और 2009 में लोकसभा चुनाव में ईवीएम मशीन में घोटाला किया था और चुनाव जीता था, मगर राष्ट्रहित में यह है कि आडवाणी को रोका जाए, क्योंकि जो ब्राह्मण हित में होता है उसे वह राष्ट्रहित में बताते हैं। जो ब्राह्मणों के हित में होता है वे कहते हैं कि नहीं नहीं, ये देश हित और राष्ट्रहित में है। ये इसलिए राष्ट्रहित में है क्योंकि आडवाणी को रोका जाए, नहीं तो देश खतरे में पड़ जाएगा। आरएसएस ने कांग्रेस से पूछा कि देश कैसे खतरे में पड़ेगा। कांग्रेस ने कहा कि 2004 से 2014 तक हमारी सरकार ने जो भी फैसले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए हैं वह सारे के सारे रद्द हो जाएंगे और भारत की सारी दुनिया में बदनामी हो जाएगी, देश में विद्रोह खड़ा हो जाएगा। पहले से ही एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी में असंतोष फैला हुआ है और वामन मिश्रम पहले से ही नजर गड़ाए बैठा है, इसलिए खतरा ज्यादा है। केवल आडवाणी का ही खतरा नहीं है, बल्कि एक और खतरा वामन मिश्रम का भी है। इसलिए कांग्रेस ने आरएसएस को कहा कि आडवाणी को रोकना होगा। तब आरएसएस ने कांग्रेस से कहा कि हाँ, हम अब आडवाणी को रोकते हैं, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा कि आडवाणी को रोकने से हमें क्या फायदा होगा। कांग्रेस ने आरएसएस को कहा कि इससे राष्ट्रहित को फायदा होगा। आरएसएस ने कांग्रेस से कहा कि अरे ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए राष्ट्रहित का स्लोगन है, जैसे कांग्रेस और गांधी जी ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए राष्ट्रहित का नारा लगाया था। हम आरएसएस के लोग भी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए राष्ट्रहित की बात करते रहते हैं, मगर हम दोनों धोखेबाज लोग इकट्ठा बैठे हैं, तो हम दोनों को राष्ट्रहित का अर्थ मालूम है। इसलिए तुम हमको राष्ट्रहित की बात मत करो, क्योंकि हमको मालूम है कि हम कोई राष्ट्रहित का काम करने वाले लोग नहीं हैं। क्या ब्राह्मण कभी कोई राष्ट्रहित में काम करता है? कांग्रेस ने कहा कि चलो ठीक है, तो अब क्या किया जाए। आरएसएस में बड़े घाट नेता लोग हैं। उसने कांग्रेस को कहा कि आपने घोटाला किया है तो ये आपको बताना है। कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, हम ही बताते हैं। कांग्रेस ने आरएसएस को कहा कि 2014 के चुनाव में आप घोटाला कर लेना, केंद्र में हमारी सरकार है, चीफ इलेक्शन कमीशन हमने बनाया है, उसने पिछले बार इस षड्यंत्र में हिस्सा लिया था, और जब पिछले षड्यंत्र में हिस्सा लिया था तो अब भी षड्यंत्र में हिस्सा लेगा। और दूसरी बात यह है कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है इसमें 80% ब्राह्मण और तत्समूची जातियों जाति के लोग हैं। केंद्र में हमारी सरकार है, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों से हम ये काम करवाएंगे। जुडिशरी को हमने बोल दिया है, मीडिया वालों को भी बोल दिया है कि इसकी कोई खबर नहीं छापी जाए, इसलिए हम आपको सारी देश भर में मदद करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए 2014 का चुनाव आप घोटाला करके जीतो। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा कि आपने ऐसा कहा कि 2004 और 2009 का लोकसभा चुनाव में घोटाला करके 2 बार चुनाव जीता, और आप हमें एक ही बार घोटाला करने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए ये बात सही नहीं है। कांग्रेस ने आरएसएस से पूछा कि आपका क्या कहना है। आरएसएस के लोग बहुत उघाड़ हैं। उन्होंने कांग्रेस को कहा, आप भली भांति जानते हो कि हम क्या कहना चाहते हैं। कांग्रेस ने कहा कि अच्छा, आपका ये कहना है कि हमने 2 बार घोटाला किया है, तो आपको भी 2 बार घोटाला करने का अवसर दिया जाए। आरएसएस ने कहा कि हम तो पहले ही कह रहे हैं कि आप समझदार लोग हैं, आप हमसे सीनियर लोग हैं। 1885 में कांग्रेस बनी और 1925 में आरएसएस बनी, तो आप तो हमसे सीनियर हैं, आप ज्यादा होशियार लोग हैं।
अगर आपने 2 बार घोटाला किया है तो हमें भी 2 बार घोटाला करने दिया जाए। इस बात पर कांग्रेस और आरएसएस के साथ सौदेबाजी हुई और सौदेबाजी होने के बाद ये निर्णय हुआ। संदर्भ लोकतंत्र का हत्यारा ईवीएम पेज नंबर 14-18। लेखक वामन मिश्राम।